हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। इसका हम 10th एडिशन कवर करेंगे और इसके ऑथर हैं इब्राहम सिल्बर्शस, पीटर गेल्विन और गिर्ग गेगने। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। सो हमने इसके कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 4, मतलब चैप्टर 4 के नेक्स्ट टॉपिक विच इज इम्प्लिसिट थ्रेडिंग। ठीक है, तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। विद द कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ मल्टी कोर प्रोसेसिंग, हमने मल्टी कोर प्रोसेसिंग पढ़ लिया था। तो जो हम कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं मल्टी कोर प्रोसेसिंग में, एप्लीकेशन कंटेंट 100 और इवन 1000 और ऑफ थ्रेड्स। आप जानते हैं क्योंकि हम मल्टी कोर प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें हम मल्टीपल थ्रेडिंग्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर क्या है, 100 या 1000 नंबर ऑफ थ्रेड्स आर लूमिंग ऑन द होरिजन। ठीक है, सो इसलिए हम इसमें ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो वन वे टू एड्रेस दिस डिफिकल्टीज बेटर सपोर्ट टू डिजाइन ऑफ करंट एंड पैरेलल एप्लीकेशन इज टू ट्रांसफर द सर्टेन एंड मैनेजमेंट थ्रेडिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन डेवलपमेंट टू द कंपाइलर रन टाइम लाइब्रेरीज। क्या बोल रहा है कि मतलब इम्प्लिसिट थ्रेडिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो देखो, एक एड्रेस और डिफिकल्टीज आती है इसको डिजाइन करने में जब आप करंटली और पैरेलल एप्लीकेशन को चलाते हो, जहां पर आप क्या करोगे, उसको ट्रांसफर करोगे द क्रिएट एंड मैनेज द थ्रेडिंग। आप क्रिएट करोगे और उसको मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हो किसी भी सिस्टम में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो देयर मस्ट बी सम इश्यूज। ठीक है, टू हैंडल इट। आपको हो सकता है उसको क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन उसको मैनेज करने में आपको दिक्कत आ सकती है ना। सो दैट्स वाई कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ कंपाइलर्स कुछ एप्लीकेशन डेवलप्स करते हैं जो रन टाइम लाइब्रेरीज को सपोर्ट करेंगे। ठीक, इसी स्ट्रेटेजीज को हम क्या बोल रहे हैं, इम्प्लिसिट थ्रेडिंग। ठीक है, इज एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर ट्रेड। ठीक ठीक है, आगे देखते हैं। दिस सेक्शन वी एक्सप्लोर 4 अल्टरनेटिव अप्रोचेस। हम इसमें 4 अल्टरनेटिव अप्रोचेस देखेंगे टू डिजाइनिंग द एप्लीकेशन टेक एडवांटेजेस ऑफ मल्टी कोर प्रोसेस थ्रू इम्प्लिसिट थ्रेडिंग। मल्टी कोर प्रोसेसिंग में हम मतलब क्या बोल रहे थे कि जैसे हम थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स थ्रेड्स स्टार्ट कर रहे थे, बना रहे थे, उनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, सो हम इम्प्लिसिट थ्रेडिंग का यूज करेंगे। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, मतलब उससे एडवांटेज लेंगे। दिस स्ट्रेटेजीज जनरली रिक्वायर द एप्लीकेशन डेवलपर्स टू आइडेंटिफाई द टास्क नॉट थ्रेड। ठीक है, इस एप्लीकेशन में जनरली क्या होगा, वो आइडेंटिफाई करेगा टास्क को, ना कि थ्रेड को। ठीक है, दैट रन इन पैरेलल, जो थ्रेड के पैरेलल चल रहा है। ठीक है, जिसने अगर मेरी सबसे पहले इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं वो आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हम टास्क और थ्रेड में क्या डिफरेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो वहां पर हमने डिफरेंट मल्टी कोर, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये सारी चीजें पढ़ी थी, है ना। सो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसलिए। ठीक है, आपको मल्टी कोर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और टास्क इज यूजुअली राइट एज अ फंक्शन विच रन टाइम लाइब्रेरी देन मैप टू सेपरेट द थ्रेड। ठीक है, आप जानते हैं कि टास्क को क्या होता है, एक रन टाइम लाइब्रेरी होता है, रन टाइम पे चलता है। हम उसको मतलब ऐसे मैप करते हैं थ्रेड के साथ, लेकिन वो थ्रेड से सेपरेट होता है। ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, मेनी टू मेनी मॉडल यूज करते हैं। क्लियर है, मैंने आपको मॉडल्स भी समझाए थे लास्ट वीडियो में, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, हाँ मैं मानती हूँ कि थ्रेड जैसी चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन यकीन मानिए कि इनसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम उसको इसीलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल जैसा कुछ है ही नहीं। द एडवांटेजेस ऑफ दिस अप्रोच इज दैट डेवलपर टू नीड द आइडेंटिफाई पैरेलल टास्क। तो एडवांटेजेस क्या होगा हम इम्प्लिसिट थ्रेडिंग का, कि हम जो मतलब जो हम मल्टी कोर में जो भी मतलब टास्क कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसमें उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे जो थ्रेड के साथ कौन कौन से टास्क पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच है हमारा थ्रेड पूल्स। ठीक है, तो थ्रेड पूल को समझते हैं कि व्हाट इज दिस। तो सर्वर रिसीव अ रिक्वेस्ट, मान लो कि एक सर्वर है वो रिक्वेस्ट रिसीव करता है, तो हम क्या करते हैं, सेपरेट थ्रेड क्रिएट करते हैं। ठीक है, टू सर्व रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट को क्रिएट करने के लिए, उस रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए। मैंने आपको एक डायग्राम बताया था ऊपर, तो आपको वो याद रखना चाहिए। ठीक है, वेयर द क्रिएटिंग अ सेपरेट थ्रेड, जब हम सेपरेट थ्रेड को क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टी थ्रेडेड सर्वर हैज ए पोटेंशियल प्रॉब्लम। अब अगर मान लो कि हमने बहुत सारी सर्विस रिक्वेस्ट करी, या मैंने बोला है कि मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या होगा कि इस टाइप से मल्टी थ्रेड क्रिएट हो जाएंगी, तो जिससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, पोटेंशियल प्रॉब्लम। तो पहला इशू यही है कि अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू क्रिएट द थ्रेड। सबसे पहला इशू क्या है, टाइम। आपको टाइम लगेगा टुगेदर विद द फैक्ट
द थ्रेड विल बी डिस्कार्डेड वंस हैज कंप्लीटेड इट्स वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम का इशू तो आ रहा है, पर हम क्या करेंगे, जैसे ही मतलब उस थ्रेड को क्रिएट करने में जो वक्त लगेगा, फिर हम क्या करेंगे, उस थ्रेड को डिस्कार्ड कर देंगे अगर उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो। ठीक है, सेकेंड इशू क्या होता है कि इट इज मोर ट्रबलिज्म इफ अलाउ इच कंकरेंट रिक्वेस्ट टू सर्व इन न्यू थ्रेड। मतलब कंकरेंट रिक्वेस्ट आती है ना, मतलब बहुत सारी पैरेलल एक साथ रिक्वेस्ट आ गई, तो हमको फटाफट से न्यू थ्रेड क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, नो प्लेस टू मॉन ऑन द नंबर ऑफ थ्रेड कंकरेंटली एक्टिवेट द सिस्टम। अब हमको उसमें रखने की जगह नहीं है ना, हम उनको एक्टिव सिस्टम में एक साथ नहीं रख पा रहे, तो ये भी अपने आप में एक इशू है। ठीक है, ultimate thread could execute system resources such CPU time and memory। obviously टाइम, देखो टाइम क्या कि एक साथ आप बहुत सारे थ्रेड क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, पहला इशू था हमारा टाइम से रिलेटेड, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप एक बार उसको यूज कर रहे थे, फिर आप उसको डिस्कार्ड कर रहे थे। ठीक है, और सेकंड क्या है, मेमोरी, क्या आपको अगर कंकरेंट प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको एक साथ कैसे हैंडल करोगे, है ना, तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मेमोरी। क्लियर है, सो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास थ्रेड पूल। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ थ्रेड पूल, बट हम ये कह सकते हैं कि व्हाई वी यूज द थ्रेड पूल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखो, पूल का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हो ना, पूल कब यूज करते हैं हम, हमको जब पानी स्टोर करना होता है। पहले पूल स्विमिंग के लिए नहीं होता था, स्विमिंग पूल क्यों होता है, क्योंकि हम पानी स्टोर करते हैं, अब तो वहां पर स्विमिंग करते हैं। बट पहले के टाइम पे क्या होता था कि हमको पानी स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए रहती थी, तो मतलब पहले के टाइम पे लोगों ने ऐसे पुल्स बना देते थे, गड्ढे बना देते थे, जहां पर हमारा वाटर स्टोर किया जाता था। ठीक है, सो यहाँ पर हम टाइम और मेमोरी को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एंड्रॉइड थ्रेड पूल्स। अब एंड्रॉइड में भी थ्रेड पूल होते हैं, तो इससे रिलेटेड एक चीज समझ लो, अ रिमोट सर्विस यूजिंग द थ्रेड पूल कैन हैंडल द मल्टीपल कंकरेंट रिक्वेस्ट। एक रिमोट सर्विस यूज करते हैं हम मल्टीपल कंकरेंट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, सर्विस इच रिक्वेस्ट यूजिंग सेपरेट थ्रेड फ्रॉम पूल, और हम हर एक जो सर्विस करेंगे हर एक थ्रेड को पूल से। ठीक है, पूल में रखेंगे अपने थ्रेड्स को बहुत सारे। ठीक है, मान लो मेरा ये पूल है जहां पर हमारी टाइम और मेमोरी सेव है फ्रॉम थ्रेड से रिलेटेड, तो अब जैसी सर्विस आएगी तो मैं उसको इजीली प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, आगे देखते हैं, द जनरल आइडिया बिहाइंड द थ्रेड पूल इज टू क्रिएट द नंबर ऑफ थ्रेड एट द स्टार्टअप, प्लेस देम इनटू द पूल। ठीक है, जनरल आइडिया क्या है कि आप उसको क्रिएट करो, नंबर ऑफ थ्रेड जितने चाहे उतने एट द स्टार्टअप, है ना, स्टार्टअप प्लेस पे, और उनको पूल पे रख दो। ठीक है, पूल में, है ना, एंड वेयर दे सीट एंड वेट फॉर द वर्क, जहां पर वो बैठेंगे और वेट करेंगे वर्क के लिए। ठीक है, वेन अ सर्वर रिसीव्स अ रिक्वेस्ट, जब सर्वर मांगेगा कि मुझे रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट करेगा, तो हम क्रिएट करने की वजह क्या करेंगे, उसको सबमिट कर देंगे रिक्वेस्ट टू द थ्रेड पूल। ठीक है, थ्रेड पूल से हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, उसको सबमिट कर देंगे। लेट सपोज पूरा क्राइटेरिया देखो कि थ्रेड पूल है। क्लियर है, अब यहाँ पर मैंने क्या करा, स्टार्टअप में ही पहले ही मैंने यहाँ पे थ्रेड्स बना दिए, मान लो कि मेरे थ्रेड है। ठीक है, अब मेरे को सर्वर से रिक्वेस्ट आई, मान लो कि यहाँ पर मैं एक सर्वर बना देती हूँ, यहाँ पे मेरे को सर्वर से रिक्वेस्ट आई। ठीक है, सो इस रिक्वेस्ट को मैं क्या करूंगी, थ्रेड पूल में सबमिट कर दूंगी। ठीक है, बल्कि इसको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यही चीज कह रहा है वो कि जब भी हमको रिक्वेस्ट आती है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट ना करके उसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, और रेज्यूम वेटिंग फॉर द एडिशनल रिक्वेस्टेड, और जैसे कि ये वाली रिक्वेस्ट ये हैंडल कर रहा है, तो ये वाला रिज्यूम कर रहा है ना, फिर वेटिंग के लिए कि इसको भी रिक्वेस्ट मिले। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द थ्रेड पूल। अब थ्रेड पूल के बेनिफिट्स भी देख लेते हैं थोड़े से। सर्विंग रिक्वेस्ट विथ एग्जिस्टिंग, देखो ये चीज समझने से पहले आपको ये सिनेरियो समझ में आए तो आप अपने मन में सोचना कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। ठीक है, आप सिर्फ खुद बैठो 2 मिनट सोचो कि हाँ क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इससे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। वैसे सर्विस देखो, रिक्वेस्ट कर सकते हैं एग्जाइटिंग थ्रेड के थ्रू, हमको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट को सर्वर को, तो है ना, यहाँ पर वेटिंग का क्राइटेरिया थोड़ा कम हो गया। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है कि थ्रेड पूल लिमिटेड नंबर ऑफ थ्रेड that exit at a one point. This particular important on the system can't support the large number of concurrent thread। तो देखो जो हमारा जो सिस्टम था उस टाइम क्या हो रहा था कि हमको बहुत सारी कंकरेंट थ्रेड क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो थ्रेड पूल ने इस चीज को खत्म कर दिया कि आप यहाँ पर मल्टीपल थ्रेड को क्रिएट कर सकते हो। सो दैट इज द बेनिफिट कि हम यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारी कॉन्करेंट प्रॉब्लम या कॉन्करेंट सर्विस चल सके। ठीक है, थर्ड आता है सेपरेट द टास्क
to the performed from the mechanism of creating task allows to use different strategies running to the task। क्या बोल रहा है कि हम टास्क को सेपरेट कर देंगे, मतलब ऑब्वियसली थ्रेड अलग है, टास्क अलग है। जो हमने ये मतलब ये जो सर्विस है, ये जो रिक्वेस्ट आई है, ये एक तरीके से टास्क ही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको परफॉर्म कर रहे हैं या क्रिएट मतलब इसको हम अलाउ कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज से ताकि वो चल सके। तो यहाँ पर थ्रेड पूल का ये एक और एडवांटेजेस है, ठीक है, आप इसको याद रखें। आगे देखते हैं। अब जावा थ्रेड पूल भी होते हैं, क्योंकि हमने अभी एंड्रॉइड थ्रेड पूल देखा है। तो जावा थ्रेड पूल में एक चीजें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि पहला है सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, जो जिसको आप क्रिएट करोगे तो न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर, इससे क्या होता है, क्रिएट अ पूल साइज ऑफ 1, मतलब पूल साइज 1 होता है, ठीक है। फिक्स्ड थ्रेड एग्जीक्यूटर के लिए क्या होगा, न्यू अगेन फिक्स्ड थ्रेड पूल इंट साइज, आप इसमें एक स्पेसिफिक नंबर डाल सकते हो, क्रिएट द पूल, है ना। यहाँ पर अगर आप सिंगल करोगे तो 1 आएगा और फिक्स्ड करोगे तो आप अपने हिसाब से नंबर ऐड कर सकते हो। और थर्ड आता है कैशे थ्रेड एग्जीक्यूटर, जहां पर क्या होगा, अनबाउंड थ्रेड पूल मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं रीयूजिंग थ्रेड मेनी इंस्टेंसेस, ठीक है। और हमारे पास रीयूजिंग का भी ऑप्शन रहेगा। तो कैशे थ्रेड बहुत अच्छा है देखा जाए तो। अनबाउंड मतलब क्या, अनलिमिटेड थ्रेड पूल यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है। सो दिस इज अबाउट द जावा थ्रेड पूल और इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो 3 टाइप के जावा थ्रेड होते हैं, सिंगल थ्रेड, फिक्स्ड थ्रेड और कैशे थ्रेड, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी, हमने 4 स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ा था ऊपर, तो हम ये सेकेंड स्ट्रेटेजीज है फोर्क ज्वाइन, ठीक है। दिस स्ट्रेटेजी इज द थ्रेड क्रिएशन कवर्ड, ये थ्रेड क्रिएशन को कवर करती है, अक्सर ऑफन नोन एज फोर्क ज्वाइन मॉडल, ठीक है। समझते हैं। द मेन पेरेंट थ्रेड क्रिएट द फॉक्स, ऑब्वियसली जो मेन जो हमारी थ्रेड क्रिएट करेगी उसको हम मेन पेरेंट बोलेंगे। 1 और मोर चाइल्ड थ्रेड क्रिएट कर सकती है, देन वेट द चिल्ड्रन टर्मिनेटेड एंड ज्वाइन विथ। तो ये क्या करेगी, मान लो कि मैंने आपको कल बताया था कि पेरेंट जो है वो अपने चिल्ड्रंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब उसने एक या एक से ज्यादा क्रिएट कर दिया, अब ये सारे जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाते तब तक पेरेंट वेट करेगी, फिर वो जैसे टर्मिनेट हो जाएगी तो उसको ज्वाइन कर लेगी, ठीक है। सो ये पूरा सीनेरियो रहता है और हमने आपको ऊपर भी समझाया था, ठीक है। सो दिस फोक ज्वाइन मॉडल इज सिंक्रोनाइज वर्जन ऑफ थ्रेड, ठीक है। तो ये फोक ज्वाइन जो मॉडल है ये क्या है, सिंक्रोनाइज वर्जन है। सिंक्रोनाइज मतलब क्या होता है कि सेम टाइम पे पूल के साथ काम करेगा। तो ये थ्रेड पूल का ही एक आगे का वर्जन है, एक्सटेंड वर्जन कह सकते हैं, ठीक है। इन विच लाइब्रेरी डिटरमाइन, तो इसमें क्या होता है, लाइब्रेरी डिटरमाइन करेगी द एक्चुअल नंबर ऑफ थ्रेड टू क्रिएटेड, कि हमको कितने नंबर ऑफ थ्रेड क्रिएट करने हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ थ्रेड क्रिएट कर जाए, लेकिन फिर उससे क्या होगा, हमारा सिस्टम परफॉर्म खराब हो सकता है। मान लो कि पूल में मैंने थ्रेड पूल में मैंने बहुत सारे थ्रेड क्रिएट करे, अब यूज बार बार ये 2 ही हो रहे, तो ये दोनों का क्या काम है, ठीक है। सो ये दोनों अनयूज्ड है, तो ये सिस्टम के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो देर इज टू नो दैट कि हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रिएटेड एक्चुअली, ठीक है। सो ये क्या है, मेन थ्रेड है, ठीक है। ये टास्क है, तो टास्क के अकॉर्डिंग ये आपको फोक दे रहे हैं, जैसे कि ये ही थ्रेड है, ठीक है। और लास्ट में उसको ज्वाइन कर लेगा कौन, मेन थ्रेड, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है वो है हमारी ओपन एमपी, ठीक है। तो ओपन एमपी इज अ सेट कंपाइल डायरेक्टरी एज वेल एज एपीआई प्रोग्राम्स इज रिटन इन C++ एंड फॉर्च्यून, ठीक है। तो ये थर्ड स्ट्रेटेजीज है। देखो मैं जानती हूँ कि आपने शायद ये नाम भी नहीं सुना होगा, ये इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन जब पूछने वाले बैठते हैं ना तो वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछते हैं, और इम्प्लिसिट करके पूरा टॉपिक है आपके यूजीसी के सिलेबस में, ठीक है। सो इम्प्लिसिट के जो स्ट्रेटेजीज है ना वो इम्पोर्टेंट, तो वो पूछी जा सकती है, और ये उनमें से एक है। दैट इज वाई कि मैं इन पे इतना फोकस कर रही हूँ और इनका बेसिक बता रही हूँ। आपने देखा होगा मैंने जो बहुत सारा पोर्शन है वो स्किप कर दिया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एज वेल। बस इनकी डेफिनेशन आप समझ लो, इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। सो क्या बोल रहा है कि ओपन एमपी जो है वो कंपाइलर डायरेक्टरी के लिए होता है, साथ में वो एपीआई प्रोग्राम्स के लिए भी होता है, जो C++ और फॉर्च्यून में लिखी जाती है, ठीक है। सो ये कब करते हैं हम, तो सपोर्ट करता है पैरेलल प्रोग्रामिंग को विद शेयर्ड मेमोरी एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। ओपन एमपी क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है पैरेलल रीजन्स एज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन इन पैरेलल। अब हम आपको क्या लगता है कि सिर्फ हम थ्रेड रिक्वेस्ट ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी चीजें होती है, तो यहाँ ये क्या करेगा,
पैरेलल रीजन को फाइंड करेगा। तो देखो ये हाईलाइटेड है ना, तो बस यहीं से क्वेश्चन बना देंगे कि थ्रेड पुल में, या वो थ्रेड पुल ना भी दे, उनकी मर्जी, क्योंकि उन्होंने तो इम्प्लिसिट टॉपिक दिया है, इम्प्लिसिट का पार्ट है ओपन एमपी, ठीक है। सो वो पूछ सकते हैं कि ओपन एमपी आइडेंटिफाई विच ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड, है ना। तो हम पैरेलल रीजंस के लिए फाइंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम ऐसा भी बोल सकते हैं हमने ऊपर जो टाइम और मेमोरी के लिए पढ़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटेजी किस चीज को फोकस कर रही है, ठीक है। सो मे बी पैरेलल रन, जो पैरेलल चलती है, पैरेलल रीजंस वो फाइंड करता है, ठीक है। एप्लीकेशंस डेवलपमेंट इंसर्ट द कंपाइलर डायरेक्टरी इनटू देयर कोड एट द पैरेलल रीजन, ठीक है। एप्लीकेशन डेवलपर्स के टाइम पे क्या होता है, कंपाइलर होता है जो डायरेक्ट करता है उनके कोड को, है ना, मतलब उनके कोड को मशीन में कन्वर्ट करता है, सो मेनी थिंग्स, लेकिन पैरेलल रीजंस में। एंड दिस डायरेक्टरीज इंस्ट्रक्ट ओपन एमपी रन लाइब्रेरी एग्जीक्यूट द रीजन इन पैरेलल। तो देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको बस कुछ नहीं याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है, इसमें इसके कीवर्ड बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। सो इसके कीवर्ड क्या हो जाएंगे कि अगर हमको पढ़ना है तो जरूरी है, पर देखो एक पैरेलल रीजन इसका कीवर्ड हो गया, साथ में आपको ये चीज याद रखनी है कि सेट टू कंपाइलर डायरेक्टरीज एंड एपीआई प्रोग्राम्स इन फॉर्चून लैंग्वेज, ठीक है। सो बस यही काम इसका है कि ये जब अगर हम बात करें तो ये पैरेलल रीजंस के साथ चलता है, और जो कौन डायरेक्ट करता है, कंपाइलर डायरेक्ट करता है विथ एपीआई पैकेज, बस दैट्स इट, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। OpenMP available on several open source commercial compilers like Linux हो गया, Windows and macOS, ठीक है। सो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो चौथी स्ट्रेटेजी है वो है ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच, ठीक है। ग्रैंड सेंट्रल डिस्पैच जो होगी वो टेक्नोलॉजी है जो डेवलप करती है बाय एप्पल के द्वारा, मतलब ये किसने डेवलप की है, एप्पल के द्वारा। इट इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट थ्रेडिंग, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर मैक ओएस, एप्पल ने तो करी है, लेकिन किसके लिए करी, मैक ओएस और आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अब जानते हैं मैक ओएस लैपटॉप के लिए बना है और आईओएस फोन के लिए, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रन टाइम लाइब्रेरी एंड एपीआई। एपीआई में रन टाइम लाइब्रेरी को चलाता है एंड लैंग्वेज एक्सटेंशन अलाउ टू डेवलप ऑफ आइडेंटिफाई सेक्शंस फॉर अ कोड टास्क रन इन पैरेलल। अब देखो एक चीज आप समझो कि हमने जो ऊपर ओपन एमपी पढ़ा था वो किस लिए पढ़ा था, कि ओपन पैरेलल फॉर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। तो जीसीडी क्या कर रहा है, जीसीडी जो है वो एप्पल्स वालों ने बनाया है, और एप्पल वाले ने इसके लिए बनाया था कि वो जो भी ये अलाउ करते हैं कि हम जो सेक्शंस ऑफ कोड या टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं जो पैरेलल चलते हैं, ठीक है। लाइक ओपन एमपी जैसा जीडीसी मैनेज मोस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ थ्रेडिंग, ठीक है। ये भी उसके साथ सिमिलर है, बट ये स्पेशली किसके लिए बनाया है, एप्पल के लिए, ठीक है। GCD schedules task runtime execution by placing them on dispatch queue. GCD शेड्यूल करता है उन टास्क को और प्लेस करता है डिस्पैच क्यू में, ठीक है। When it remove the task from queue, जब हम उसको हटाते हैं टास्क क्यू से, तो it assign the task on available thread from a pool, है ना। तो वो क्या करता है, अवेलेबल कर देता है थ्रेड के लिए, ठीक है। थ्रेड दैट इज मैनेज, ठीक है, वो थ्रेड को मैनेज करता है। जीसीडी आइडेंटिफाई करता है टू टाइप के, सीरियल और कॉन्करेंट डिस्पैच को, ठीक है। सो हमको पता होना चाहिए कि डिस्पैच क्यू दो टाइप के होते हैं, सीरियल मतलब एक ही बार में चलने वाला, ठीक है। कॉन्करेंट मतलब मल्टीपल, हम एक साथ उसको हैंडल कर रहे हैं। सो दैट इज अबाउट द जीसीडी, इट इज बिलोंग्स टू एप्पल, है ना। और ये क्या करता है, अपने ये यूज टू पुल भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, बट ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है द सेक्शन ऑफ कोड, यानी कि टास्क को जो पैरेलल चलता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द जीसीडी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंटेल थ्रेड बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। इंटेल थ्रेड बिल्डिंग ब्लॉक समझ लेते हैं, या टीबीबी बोलते हैं इसको, इंटेल हटा के, ठीक है, इसलिए इसको टीबीबी बोल रहे हैं। तो इंटेल थ्रेड बिल्डिंग ब्लॉक is a template library that support the design parallel applications in C++। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर एक स्पेशल लैंग्वेज दे रखी विच इज C++, ठीक है। एट दिस लाइब्रेरी रिक्वायर नो स्पेशल कंपाइलर्स ऑन लैंग्वेज सपोर्ट, है ना। यहाँ पर ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर कोई स्पेशल कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है, कोई लैंग्वेज सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। डेवलपर स्पेसिफाई द टास्क कैन रन इन पैरेलल। डेवलपर क्या करता है, अपने जो टास्क है वो पैरेलल चलाएगा, एंड टीसीसी भी टास्क शेड्यूलर चला देगा विथ मैप दिस टास्क इनटू अंडरलाइन थ्रेड्स, यानी कि इसमें सब जुड़ा होगा, ठीक है।
तो ये इंटेल थ्रेड बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या करता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक बना रहा है, ठीक है। इसमें सब कुछ जुड़ा होगा, बस ये उस टास्क शेड्यूलर को इन जो पैरेलल रन के साथ ऐड कर देगा, तो ये मैप कर देगा, तो सारी चीजें अपने आप चलने लगेगी, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ TBP, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज याद रखना कि ये किससे रिलेटेड है, C++। जो इंपॉर्टेंट है ना मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि देखो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को। Intel TPP both for commercial and open source versions like Windows, Linux and macOS. Also open जो है ना, OpenMP भी इन सब के लिए बना हुआ है, तो OpenMP में भी अपन ने ये वाली बात पढ़ी है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। देखो वैसे तो 4 ही अप्रोचेस थी, लेकिन ये 5th अप्रोच हमने एक्स्ट्रा में पढ़ी है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्रेडिंग इश्यूज, ठीक है। तो थ्रेडिंग इश्यूज में सबसे पहला आता है द फोर्क एंड द एग्जीक्यूशन सिस्टम कॉल्स, ठीक है। तो फोर्क सिस्टम कॉल इज यूज टू क्रिएट, आप जानते हैं, सेपरेट थ्रेड्स, डुप्लीकेट प्रोसेस, वी कैन से दैट, इसको चाइल्ड प्रोसेस भी कह सकते हैं ना। फोर्क सिस्टम कॉल क्या क्रिएट करता है, सेपरेट थ्रेड क्रिएट कर सकता है, या वो डुप्लीकेट प्रोसेस क्रिएट करता है, ठीक है। सिमेंटिक ऑफ फोर्क एंड एग्जीक्यूशन, सिमेंटिक मतलब इनका मीनिंग क्या बोल रहा है, तो एग्जीक्यूशन और फोर्क का क्या मतलब है, कॉल्स टू चेंज द मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स, ठीक है। ये मल्टी थ्रेड प्रोग्राम को चेंज करने के लिए उसके क्या सकते हैं। सम यूनिक्स सिस्टम हैव चूजन 2 वर्जन, फोर्क के 2 वर्जन जो हम इसमें नेक्स्ट में पढ़ेंगे। डुप्लीकेट ऑल द अनदर दैट डुप्लीकेट ओनली द थ्रेड इवोक द फोर्क, क्या कर रहा है कि मतलब एक जो डुप्लीकेट बनाएगा ऑल द थ्रेड एंड अनदर जो डुप्लीकेट थ्रेड होंगे वो उससे एक फोर्क से इवोक हो जाएंगे, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन के बारे में देखते हैं, तो एग्जीक्यूशन सिस्टम कॉल टिपिकली वर्क ऑन दी, कब वो वर्क करेगा, इफ थ्रेड इवोक्स एग्जीक्यूशन सिस्टम कॉल द प्रोग्राम स्पेसिफाई द पैरामीटर ऑफ दिस, ठीक है। ऑब्वियसली इसका ही यूज करेगा विथ रिप्लेस एंटायर प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग ऑल थ्रेड, ठीक है। हमको एंटायर प्रोसेस को रिप्लेस करना है तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द 2 वर्जन ऑफ फोर्क यूज टू डिपेंड द एप्लीकेशंस, इफ एग्जीक्यूशन इज इमीडिएटली आफ्टर फोकिंग, एग्जीक्यूशन कब होगा, अगर आफ्टर फोकिंग मतलब फोक करने के जस्ट बाद एग्जीक्यूशन हो रहा है, देन डुप्लीकेटिंग ऑल दी थ्रेड इज अननेसेसरी। तो अब जब अगर आप उसके बाद वापस से डुप्लीकेसी कर रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि हमने फोक करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन, ठीक है। As the program is specified in the parameter, execution will replace the process. अभी हमने देखा एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा है कि रिप्लेस कर रहा है, तो सेम वही काम करेगा, तो फिर डुप्लीकेसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। इन दिस इंस्टेंस डुप्लीकेसी ओनली कॉलिंग द थ्रेड इज अप्रोप्रिएटेड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डुप्लीकेटिंग जो हो रहा है सिर्फ थ्रेड को कॉल करने के लिए, इसके अलावा नहीं, ठीक है। द सेपरेट प्रोसेस डज नॉट कॉल एग्जीक्यूशन, मतलब एक सेपरेट प्रोसेस होगी वो एग्जीक्यूशन कॉल नहीं कर सकती आफ्टर द फोकिंग। तो आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए एक्सेप्शन केस है, ठीक है, कि कौन सी जो प्रोसेस है वो फोक नहीं कर सकती, तो सेपरेट प्रोसेस, ठीक है। द सेपरेट प्रोसेस शुड बी डुप्लीकेट ऑल द थ्रेड। यहाँ पर देखो इस पूरे सिनेरियो में हमने क्या सीखा कि जब आप एग्जीक्यूशन की जस्ट बाद क्या कर रहे हो, पहले हम फोक करेंगे, फोक के बाद अगर आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, ठीक है, एग्जीक्यूशन वाला फंडा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसमें हमको डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि फोक का काम है सेपरेट थ्रेड क्रिएट करना, लेकिन हमें यहाँ पे डुप्लीकेसी करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे जहां हम प्रोसेस से उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेसिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जीक्यूशन में। अब एक और चीज मैं आपको बताऊं, तो अगर हम सेपरेट प्रोसेस की बात करें, तो अगर मेरे पास कोई सेपरेट प्रोसेस आ गई तो मैं उसको फोक करूंगी और वहां पर हमको डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा, यहाँ पर हम एग्जीक्यूशन नहीं चला सकते, तो दिस इज द एक्सेप्शन केस, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आता है सबसे पहले सिंगल हैंडलिंग, ठीक है। सो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहला आपने थ्रेड इश्यूज देखे, तो पहला इशू था फोक और एग्जीक्यूशन सिस्टम कॉल का। अब हम देखते हैं सिंगल हैंडलिंग। सिंगल इज यूज्ड इन यूनिक्स सिस्टम टू नोटिफाई द प्रोसेस दैट पर्टिकुलर इवेंट अकर। क्या बोल रहा है कि जो सिंगल जो यूज कर रहे हैं हम यूनिक्स सिस्टम में, तो यहाँ पर हम प्रोसेस के लिए मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस, जब पर्टिकुलर इवेंट अकर हो रहा है तो हर एक प्रोसेस के लिए नोटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एक सिग्नल क्रिएट होगा, मे बी रिसीव आइदर सिंक्रोनाइज और एसिंक्रोनाइज, यानी सेम टाइम पर या फिर डिफरेंट टाइम पर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स एंड रीजन ऑफ द इवेंट बीइंग सेग्नेटेड, ठीक है। सिग्नल यानी क्या हो रहा है कि वो सिग्नल कितना बड़ा है, किस टाइम पे ओकर हो रहा है, ये सारा डिपेंड करता है, बट आइडियली
सिंक्रोनाइजली और एसिंक्रोनाइजली, ठीक है। ए सिग्नल इज जनरेटेड बाय अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, है ना, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लेना। सिग्नल जो है डिलीवर होगा तब हुआ जब प्रोसेस डिलीवर होगी, ठीक है। वंस एक बार डिलीवर हो गया तो सिग्नल मस्ट बी हैंडल, ठीक है। सिग्नल हैंडल कर रहा है सारी चीजें। देखो आगे, इन जनरल द फॉलोइंग ऑप्शंस एग्जिस्ट, डिलीवर द सिग्नल टू द थ्रेड विच इज सिग्नल अप्लायंस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिग्नल कब डिलीवर होगा, जब थ्रेड जो है वो सिग्नल अप्लाई करेगा। डिलीवर सिग्नल कब करेगा, जब एवरी थ्रेड इन द प्रोसेस, तो यहाँ पर सिग्नल सारी चीजें हैंडल कर रहा है। अगर हम बार बार सिग्नलिंग करेंगे तो समझ में आ रहा है ना कि हाँ भाई, मतलब कुछ तो फंडा यहाँ पर है। डिलीवर सिग्नल्स टू सर्टेन थ्रेड इन द प्रोसेस, ठीक है, जब सर्टेन थ्रेड प्रोसेस में होंगी तब भी वो सिग्नल देगा। असाइन द स्पेसिफिक थ्रेड टू रिसीव ऑल द सिग्नल ऑफ द प्रोसेस, अगर हम उसको स्पेसिफिक थ्रेड असाइन करेंगे तब भी वो ऑल सिग्नल्स, मतलब तभी वो सिग्नल्स करेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द सिग्नल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा थ्रेड कैंसिलेशन, तो थ्रेड कैंसिलेशन इन्वॉल्व द टर्मिनेटिंग अ थ्रेड बिफोर हिज कंप्लीटेड। तो थ्रेड कैंसिलेशन क्या होता है कि हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं किसी भी कंप्लीट करने से पहले। फॉर एग्जांपल के लिए मल्टीपल थ्रेड आर कंकरेंटली सर्चिंग थ्रू द डेटाबेस, ठीक है, बहुत सारे जो हैं हमारे डेटाबेस में सर्च कर रहे हैं। वन थ्रेड रिटर्न द रिजल्ट, एक थ्रेड ने रिजल्ट रिटर्न कर दिया, तो रिमेनिंग थ्रेड का काम ही नहीं है भाई, क्योंकि सभी थ्रेड एक साथ सर्च कर रहे हैं। देखो आप जानते हो कि आप डेटाबेस में कुछ सर्च कर रहे हो, आपने गूगल पे कुछ सर्च किया, वहां पे एक साथ बहुत सारे थ्रेड पूल से निकल के सर्च करेंगे, ठीक है। अब किसी एक को आंसर मिल गया, आउटपुट मिल गया, तो वो बाकी सारे थ्रेड भी रिटर्न हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट थोड़ी करेंगे। हर अगर थ्रेड हमें लाके देने लग गया तो फिर तो परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो जाएगी, ठीक है। अनदर सिचुएशन हम कह सकते हैं कि यूजर ने बटन प्रेस कर दिया वेब ब्राउजर पे, स्टॉप द वेब पेज, मान लो वो लोड कर रहे थे वेब पेजेस पे और लोडिंग होने से पहले उसने बटन प्रेस कर दिया, सो वहां पर भी क्या होगा, सारे थ्रेड कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और थ्रेड इज टू बी कैंसल ऑफन रेफर टू द टारगेट थ्रेड, है ना, या तो वो अक्सर किस लिए होता है कैंसिल, टारगेट थ्रेड के लिए। असिंक्रोनाइज कैंसिलेशन और डीफेरेड कैंसिलेशन, तो एसिंक्रोनाइज कैंसिलेशन मतलब क्या होता है कि वन थ्रेड इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाता है द टारगेट थ्रेड, ठीक है, सेम ये वाली प्रोसेस। एंड द टारगेट थ्रेड पीरियडिकली चेक वेदर इट शुड बी टर्मिनेटेड, अलाउिंग द अपॉर्चुनिटी टू टर्मिनेट इटसेल्फ, ठीक है। और डीफेरेड मतलब वो इटसेल्फ खुद से टर्मिनेट होने के लिए पीरियडिकली चेक करेगा, अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा कि भाई मैं खुद से टर्मिनेट हो जाऊं, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं, दो सिनेरियोज हैं हम कह सकते हैं, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है इशू, थ्रेड लोकल स्टोरेज। ऑब्वियसली थ्रेड को स्टोर करने के लिए जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं। थ्रेड बिलोंगिंग टू प्रोसेस शेयर द डेटा ऑफ प्रोसेस, आप जानते हैं उसमें डेटा होता है प्रोसेस की। इंडीड दिस डेटा शेयरिंग प्रोवाइड वन बेनिफिट ऑफ मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसिंग, और ये डेटा शेयरिंग हमें एक बेनिफिट देता है कि हम मल्टी थ्रेड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हर थ्रेड जो होता है उसको एक अपनी कॉपी बनाने की जरूरत होती है, कैन बी सर्टेन डेटा, ठीक है। We will call such a thread local storage, TLS। TLS क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी खुद की कॉपी बना रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में हम हर एक ट्रांजेक्शन का अपना एक सेपरेट थ्रेड है, या एक सेपरेट थ्रेड में अपनी एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ट्रांजेक्शन माइट बी असाइन अ यूनिक आइडेंटिफायर, और ट्रांजेक्शन को अपना एक यूनिक आइडेंटिफायर हम देंगे टू एसोसिएट ईच थ्रेड विद यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर, वी कैन यूज लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो आपने अगर हर ट्रांजेक्शन के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर लगाया है तो आप उसको क्या बोल रहे हो, थ्रेड लोकल स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सिनेरियो है वो है शेड्यूलर एक्टिवेशंस, ठीक है। अ फाइनल इशू इज टू बी कंसीडर विथ मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम कंसर्न कम्युनिकेशंस बिटवीन द कर्नल थ्रेड लाइब्रेरी। फाइनल इशू क्या है मल्टी थ्रेड प्रोग्राम का, क्या, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कर्नल और थ्रेड लाइब्रेरी के बीच में विच में रिक्वायर्ड मेनी टू मेनी मॉडल, ठीक है। तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि मेनी टू मेनी मॉडल्स में हम क्या करते हैं, तो मेनी कर्नल्स होते हैं और मेनी थ्रेड लाइब्रेरीज होती है, ठीक है। विथ टू एंड, या फिर आप बोल सकते हैं टू लेवल मॉडल, जो हमने डिटेल में पढ़ा है, याद रखना, ठीक है। सच कोऑर्डिनेशंस अलाउ द नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड इज डायनेमिकली एडजस्ट टू हेल्प द इंश्योर द बेस्ट परफॉर्मेंस, जहां पर हमारे नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड को डायनेमिकली एडजस्ट करते हैं और वो इंश्योर करते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस हमें दे, ठीक है। जिसने वो मॉडल्स अच्छे से समझे ना, उसको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। मेनी सिस्टम इंप्लीमेंटेड आइदर मेनी टू मेनी मॉडल और टू लेवल मॉडल, बहुत सारे सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं
इंटरमीडिएटेड डेटा स्ट्रक्चर्स बिटवीन द यूजर एंड कर्नल लेवल थ्रेड। ठीक है, हमने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है इसमें कि कैसे यूजर और कर्नल में हम फीफो, याद है अपने स्टैक यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं, टिपिकली नोन एज लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, तो जो डेटा स्ट्रक्चर में हम थ्रेड यूज करते हैं उसको हम लाइट वेट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, टू यूजर थ्रेड लाइब्रेरी या लाइट वेट प्रोसेस अपीयर टू द वर्चुअल प्रोसेस। ठीक है, विल बी एप्लीकेशन कैन बी शेड्यूल यूजर थ्रेड टू रन। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक तरीके से उसको लाइट वेट प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, वन स्कीम फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर थ्रेड एंड कर्नल इज नोन एज शेड्यूलर एक्टिवेशन। शेड्यूलर एक्टिवेशन इज दैट कि आप यूजर और कर्नल, यूजर थ्रेड और कर्नल के बीच में बातचीत करवा रहे हो। ठीक है, द कर्नल मस्ट बी इन्फॉर्म एन एप्लीकेशन अबाउट द सर्टेन इवेंट। कर्नल को इन्फॉर्म करना पड़ता है सर्टेन इवेंट्स के बारे में। ठीक है, दिस प्रोसीजर इज अनकॉल्ड अप कॉल। ठीक है, इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे? अप कॉल। याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब लाइट वेट प्रोसेस देख लेते हैं। जैसे ये यूजर थ्रेड है और ये कर्नल थ्रेड है, तो इनके बीच में जो बातचीत करवा रहा है वो कौन है भाई? लाइट वेट प्रोसेस। ये क्या करवा रहा है? कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारा ये अगला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज मच बट स्टिल हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इश्यूज हमने देखे रिलेटेड टू थ्रेड। अब एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं विंडोज और लाइनक्स में। ठीक है, तो विंडोज थ्रेड में देख लेते हैं कुछ चीजें। जनरल कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है थ्रेड के पास अपनी एक आईडी होती है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। रजिस्टर सेट होता है, कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि रजिस्टर सेट क्या करता है, तो स्टेटस ऑफ प्रोसेसर बताता है। ठीक है, थ्रेड में अपना एक प्रोसेस काउंटर होता है। हम यूजर स्टैक यूज करते हैं जब थ्रेड रनिंग यूजर मोड में होता है। ठीक है, और कर्नल स्टैक मोड करेंगे जब हम कर्नल मोड में होंगे। ठीक है, प्राइवेट स्टोरेज एरिया यूज करते हैं रन टाइम लाइब्रेरीज के लिए, जहां हम डायनेमिकली लिंक लाइब्रेरी को यूज करेंगे। ठीक है, रजिस्टर सेट स्टैक इन प्राइवेट स्टोरेज आर नोन एज कॉन्टेक्स्ट टू द थ्रेड। ठीक है, रजिस्टर सेट या स्टैक या फिर प्राइवेट स्टोरेज को हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्रेड। ठीक है, द प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द थ्रेड इंक्लूडिंग ई थ्रेड, के थ्रेड और टीईबी थ्रेड। ठीक है, ई मतलब एग्जीक्यूटिव थ्रेड, के मतलब कर्नल थ्रेड और टीईबी मतलब थ्रेड इन्वायरमेंट ब्लॉक। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि हम कौन से थ्रेड डेटा स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विंडोज से रिलेटेड, सॉरी लाइनक्स थ्रेड से रिलेटेड। लाइनक्स हमें प्रोवाइड करता है फोर्क सिस्टम कॉल, आपने पढ़ा है, जहां पर हम चाइल्ड थ्रेड क्रिएट करते हैं। ट्रेडिशनली फंक्शनलिटी ऑफ डुप्लीकेटिंग अ प्रोसेस, आप जानते हैं लाइनक्स के बारे में। लाइनक्स ऑल्सो प्रोवाइड द एबिलिटी टू क्रिएट द यूजिंग क्लोन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लोन से भी हम सिस्टम कॉल कर सकते हैं। Linux does not distinguish between the process and thread. वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है बिटवीन द प्रोसेस एंड थ्रेड के बीच में। इनफैक्ट लाइनक्स यूजेस द टर्म टास्क रदर देन प्रोसेस एंड थ्रेड। वो प्रोसेस और थ्रेड नहीं बोल के वो क्या बोलता है? टास्क। तो लाइनक्स इज रिलेटेड विथ टास्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रही हूँ। वाइल रेफरिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन, तो यहाँ से हमने दो चीज सीखी कि हम क्लोन यूज करते हैं फोक की जगह, और लाइनक्स में हम टास्क यूज करते हैं प्रोसेस और थ्रेड की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लैग और कुछ मीनिंग दे रखे हैं। क्लोन एफएस मतलब फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड। क्लोन वीएम मतलब सेम मेमोरी इज शेयर्ड। क्लोन साइन हैंड मतलब सिग्नल हैंडल्स आर शेयर्ड। और क्लोन फाइल्स मतलब ओपन फाइल्स इज शेयर्ड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर 4। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने थ्रेड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले ली। और आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार ये क्या ही है, बट देखो इसकी लैंग्वेज तो बहुत डिफिकल्ट है। स्टिल मैंने ट्राई किया है कि मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। थैंक यू।